नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का पावर माइंड इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है। ठीक है, आज है 14 जनवरी और आज बिल्कुल 7:15 बजे हम फिर से मिल गए हैं। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ठीक है, 14 जनवरी करंट अफेयर्स। सभी को गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। चले बच्चों, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आज है 14 जनवरी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या क्या अपडेट हुआ है कल। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, जनवरी का महीना है, मकर संक्रांति का टाइम है। आप लोग अपने घर पर बैठे होंगे, आप कहीं पर भी हो, वीडियो आपको देखना है, क्योंकि अगर पावर माइंड इंस्टीट्यूट आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है तो आपको वीडियो देखना जरूरी है। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब रुकने नहीं चाहिए। नेक्स्ट देखो, अब पीछे नहीं मुड़ना है, अपनी मंजिल तुझे पाना है। अब पीछे नहीं मुड़ना है, अपनी मंजिल तुझे पाना है, जीवन सफल बनाना है। ठीक है, और सबको ये दिखलाना है, कामयाब होकर आना है, सबको ये बताना है। ठीक है, अब तुम्हें पीछे हटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपनी मंजिल पाने के लिए तुझे आगे बढ़ना है, कामयाब होकर आना है और सबको ये दिखाना है। जिसने भी तेरे ऊपर ताने माने हैं उन सबको जवाब देना है। तो ध्यान से देखना, अब पीछे नहीं मुड़ना है, अपनी मंजिल तुझे पाना है, जीवन सफल बनाना है और कुछ तुझे करके दिखाना है। अब कामयाब होकर आना है और सबको ये दिखाना है। ठीक है बच्चों, चले स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने 2023 ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया है? 2023 ग्लोबल इन्वेस्टर समिट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिजिटली, ठीक है, अपने घर पे बैठकर, अपने कार्यालय में बैठकर इस समिट का उद्घाटन किया है। 2023 ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, 2023 ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, और इसका पूरा नाम है इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। ठीक है, मध्य प्रदेश से रिलेटेड है ये, इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। इसका उद्घाटन कहां पे किया है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की जो इंदौर शहर है, मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है, वहां पर इसका उद्घाटन किया गया है। इंदौर, आपको पता है भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर। इंदौर में इसका उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है भाई, सभी बताओ जरा। लखनऊ। हाँ, बहुत बढ़िया बेटा, लखनऊ। मध्य प्रदेश की क्या है? भोपाल। गुजरात की क्या है? गांधीनगर, बिल्कुल सही। और राजस्थान की क्या है? जयपुर। अब मुझे जल्दी से बता दो, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है? एक तरफ मैं लिखूंगा चीफ मिनिस्टर और एक तरफ मैं लिखूंगा गवर्नर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। रोज रिपीट हो रहा है भाई, आनंदीबेन पटेल। अगर आप पावर माइंड इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, ये लेक्चर रोज देखते हैं, तो आपको ये चीज रट जाएगी, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि हर बार वही चीज रिपीट हो रही है। ठीक है, मध्य प्रदेश की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान और मंगूभाई पटेल। कौन है मुख्यमंत्री? शिवराज सिंह चौहान, जिसको प्यार से लोग मामा जी भी कहते हैं, मामा जी भी कहते हैं इनको। और मंगूभाई पटेल, मंगूभाई पटेल कौन है? ये है सॉरी, राज्यपाल है मध्य प्रदेश के। और गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर वो है भूपेंद्र पटेल, भूपेंद्र पटेल। और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत राज्यपाल है कहां के? गुजरात के। और जयपुर की अगर बात करें तो अपने प्रिय अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। और राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र, राज्यपाल है कलराज मिश्र। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। 2023 ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है। कहां पर हुई है? मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने सचिन तेंदुलकर के ग्रह जमीन पर 20 वनडे अंतरराष्ट्रीय शतकों की बराबरी की है? कोई ऐसा खिलाड़ी है जिसने सचिन तेंदुलकर की होम ग्राउंड पर, मतलब इंडिया में सचिन तेंदुलकर ने 20 शतक बनाए हैं। वैसे तो सचिन तेंदुलकर के टोटल शतक 100 हैं भाई, लेकिन इंडिया में
होम ग्राउंड पे अपनी जमीन पे कितने शतक है? 20। उन शतकों की बराबरी किसी ने की है और आपको पता है एक ही इंसान इनकी बराबरी कर सकता है और उस इंसान का क्या नाम है? उस इंसान का नाम है विराट कोहली। विराट कोहली के भी होम ग्राउंड पर 20 शतक हो गए हैं भाई। विराट कोहली के भी होम ग्राउंड पर 20 शतक हो गए हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कोहली ने केवल और केवल 99 इनिंग खेली है। कोहली ने केवल और केवल 99 इनिंग के अंदर यह अचीवमेंट प्राप्त किया है 20 शतकों का होम ग्राउंड पे। और सचिन तेंदुलकर ने कितने खेले थे? 160। सचिन तेंदुलकर ने होम ग्राउंड पर 160 मैचों में यह बनाया है और विराट कोहली ने 99 मैचों में ही यह अचीवमेंट प्राप्त कर लिया है। बहुत बड़ा अचीवमेंट है, 20 शतकों के बराबर। कौन आ गया है? विराट कोहली। सबसे ज्यादा शतक किसके हैं दुनिया में? सचिन तेंदुलकर के है भाई। सचिन तेंदुलकर ने टोटल 100 शतक बना रखे हैं। सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरा नंबर विराट कोहली का ही है, इसने 73 शतक बना रखे हैं। कोहली, इसके कितने हैं? 73 शतक। और तीसरे नंबर पर कौन है? रिक्की पॉन्टिंग ने 71 शतक बना रखे हैं। तो ध्यान से देखना, रिक्की पॉन्टिंग रिटायर है, सचिन तेंदुलकर रिटायर है। अभी विराट कोहली की काफी उम्र है, काफी खेलना है। अगर वो 10 साल और टिक जाते, आप सभी को पता है कि वो इन शतकों की बराबरी कर लेंगे, सचिन तेंदुलकर को बीट कर पाएंगे। अगर वो इसी परफॉर्मेंस के साथ खेलने लग रहे हैं तो इस वक्त प्रेजेंट में 73 शतक है विराट कोहली को। उनको सचिन तेंदुलकर को बीट करने के लिए, क्रिकेट के भगवान को बीट करने के लिए 27 शतक बनाने की और जरूरत है। तो क्वेश्चन क्या आपके सामने? ग्रह जमीन पर, होम ग्राउंड पर, होम सोइल पर 20 वनडे शतक किसने अभी अभी सचिन तेंदुलकर की बराबरी की है? विराट कोहली ने की है। ठीक है बच्चों, आगे की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसे गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश चुना गया है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय, मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया, टोटल न्यायालय कितने हैं उच्च न्यायालय भारत में? 25। टोटल उच्च न्यायालय भारत में कितने हैं? 25 उच्च न्यायालय है और 4 ऐसे राज्य हैं जहां पर उच्च न्यायालय नहीं है। 4 ऐसे राज्य हैं जहां पर उच्च न्यायालय नहीं है। एक है गोवा, एक है अरुणाचल प्रदेश, एक है मिजोरम। ठीक है, 4 ऐसे राज्य हैं जहां पर, सॉरी क्या कहते हैं, ये हाई कोर्ट नहीं है। भारत में 25 हाई कोर्ट मौजूद हैं। ठीक है, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट का अभी अभी मुख्य न्यायाधीश चुना गया है एन कोटेश्वर को। एन कोटेश्वर को गुवाहाटी का अभी अभी क्या चुना गया है? हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस चुना गया है गुवाहाटी हाई कोर्ट का। गुवाहाटी हाई कोर्ट की स्थापना 1948 में होती है भाई। और गुवाहाटी कहां पड़ता है? असम में। असम में पड़ता है गुवाहाटी। और गुवाहाटी हाई कोर्ट की सबसे बड़ी ज्यूरिडिक्शन है हमारे भारत देश में। गुवाहाटी हाई कोर्ट का सबसे बड़ा क्षेत्राधिकार है हमारे भारत देश में। क्यों है? क्योंकि वह 4 राज्यों को संभालता है। गुवाहाटी 4 राज्यों को संभालता है। कौन कौन से 4 राज्य है? असम, आंध्र प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। गुवाहाटी हाई कोर्ट एक तो असम के केसों को संभालता है, असम के अलावा अरुणाचल प्रदेश को संभालता है। और अरुणाचल प्रदेश के अलावा किसको संभालता है? मिजोरम को और नागालैंड को। और मिजोरम को। तो हुई ना सबसे बड़ी ज्यूरिडिक्शन। भारत में सबसे बड़ा क्षेत्राधिकार किस उच्च न्यायालय का है? वो है गुवाहाटी हाई कोर्ट। गुवाहाटी कहां पड़ता है? असम के अंदर बच्चों। और 4 राज्यों के केसों को अकेला संभालता है, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। क्लास में भी मैंने आपको लिखवाया है। ठीक है, तो 3 राज्य तो ये रहे, और एक है गोवा। 3 राज्य ये, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और गोवा। इन 4 राज्यों में हमारे देश में हाई कोर्ट नहीं है। और उचित भी है, हाई कोर्ट बनाने के लिए अच्छी खासी पॉपुलेशन होनी चाहिए, केस होने चाहिए। अब ये छोटे छोटे राज्य है, यहां पर हाई कोर्ट है ही नहीं। ठीक है, त्रिपुरा में भी है, सिक्किम में भी है बेटा, लेकिन यहां पर हाई कोर्ट नहीं है।
नहीं बनाया गया है। तो भारत के ऐसे 4 राज्य जहां पर हाई कोर्ट नहीं है वो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और गोवा। और जो ये 4 राज्य है तो ये किसके कंट्रोल में जाते हैं? 3 तो चले जाते हैं असम गुवाहाटी हाई कोर्ट के कंट्रोल में, और गोवा किसके कंट्रोल में चला जाता है? महाराष्ट्र मुंबई हाई कोर्ट के कंट्रोल में। गोवा चला जाता है मुंबई हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट के खाते में चला जाता है। मैंने आपको यह भी लिखवाया था कि 7 ऐसे हाई कोर्ट है जो एक से ज्यादा राज्यों को या केंद्र शासित प्रदेशों को संभालते हैं। एक बार उनको और रिकॉल कर लेना, ठीक है। जैसे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट लद्दाख और जम्मू कश्मीर को संभालता है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट चंडीगढ़ को संभालता है, ठीक है, पंजाब को संभालता है और हरियाणा को संभालता है। मुंबई हाई कोर्ट मुंबई को संभालता है और गोवा को संभालता है। इसके अलावा थोड़ा नीचे जाएंगे, केरल हाई कोर्ट केरल को संभालता है और लक्षद्वीप को संभालता है। उसके बाद थोड़ा आगे चलेंगे, तमिलनाडु हाई कोर्ट किस किस को संभालता है? ये पौंडीचेरी को और तमिलनाडु को संभालता है। उसके बाद थोड़ा आगे चलेंगे, वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट पश्चिम बंगाल को और अंडमान निकोबार को संभालता है। और थोड़ा आगे जाएंगे तो असम हाई कोर्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट किसको संभालता है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड। चलिए भाई आगे चलते हैं। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय के जो नए न्यायाधीश बने हैं वो है एन कोटेश्वर राव। तो जल्दी से लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में कितने सहकारी बैंकों पर आरबीआई ने मौद्रिक जुर्माना लगाया है? आरबीआई पेनल्टी लगाता रहता है। जो भी आरबीआई के नियम कानूनों को नहीं मानता है, जो भी आरबीआई ने जो रूल रेगुलेशन बनाए हैं उनको नहीं मानता है, उनके ऊपर पेनल्टी लगती रहती है। तो 5 सहकारी बैंकों पर, ठीक है, 5 सहकारी बैंकों पर, 5 कोऑपरेटिव बैंक, 5 कोऑपरेटिव बैंकों पर आरबीआई ने क्या लगाई है? पेनल्टी लगाई है। और ये 5 कोऑपरेटिव बैंक अगर आप देखो तो एक है आंध्र प्रदेश का कोऑपरेटिव बैंक, आंध्र प्रदेश का, एक है तमिलनाडु का और महाराष्ट्र का, एक है आंध्र प्रदेश का, एक है तमिलनाडु का, एक है, 3 है महाराष्ट्र का। अगर आप इनको जोड़ोगे तो 5 बैंक बनेंगे, ठीक है। तो 5 सहकारी बैंकों पर अभी अभी पेनल्टी लगाई है और इनकी पेनल्टी का रेशो क्या है? लगभग 50,000 से लेकर 3 लाख तक। सभी बैंकों पर 50,000 से लेकर 3 लाख की रेंज में पेनल्टी लगाई गई है। अब जल्दी से बताओ आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना का श्रेय दिया जाता है हिल्टन यंग कमीशन, 1926 में आया था, क्लास में पढ़ाया गया आपको। हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों पर क्या बना है कि भारत में केंद्रीय बैंक बनना चाहिए। लेकिन बैंक बनता कब है? 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। शुरुआत में इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था, लेकिन बाद में इसका हेडक्वार्टर कहां पर आ गया भाई? मुंबई में आ गया। और मैंने आपको यह भी बताया था कि इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, इसका नेशनलाइजेशन कब किया गया था? 1949 में। आरबीआई का नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण 1949 में। राष्ट्रीयकरण होता क्या है मैंने आपको यह भी बताया था कि राष्ट्रीयकरण का मतलब यह नहीं होता कि पूरा का पूरा बैंक हमारी सरकार का है, नहीं। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है कि किसी भी बैंक में जब हमारी सरकार 50% से ज्यादा हिस्सा ले लेती है तब उसे कहा जाता है कि यह बैंक सरकारी हो गया है। जब भी किसी बैंक में हमारी सरकार 50% से ज्यादा हिस्सा ले लेती है तब उसको कहा जाता है कि बैंक सरकारी हो गया, मतलब ज्यादातर डिसीजन हमारे गवर्नमेंट लेती है। वर्तमान में आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर कौन है भाई? शक्तिकांत दास। 25th गवर्नर शक्तिकांत दास 25th गवर्नर है आरबीआई के, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल, स्वदेशी मतलब भारत में बनी हुई, भारत की किसी कंपनी के द्वारा बनी गई स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल खरीदने के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी के नाम से जाना जाता है द्वारा कितने रुपए मंजूर किए गए हैं? देखो, हाउ मेनी अमाउंट अप्रूव्ड बाय द
डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल टू प्रोक्योर द इंडिजिनस एंटी टैंक मिसाइल। ये जो डीएसी है इसका हेड कौन होता है? हमेशा रक्षा मंत्री होता है। हेड या अध्यक्ष या चेयरमैन कौन होता है? रक्षा मंत्री। और रक्षा मंत्री कौन है भाई? राजनाथ सिंह। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह की चेयरमैनशिप में राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह मीटिंग हुई है और इसके अंदर कितने पैसे मंजूर किए गए हैं? 4276 4276 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इससे एंटी टैंक मिसाइल खरीदी जाएगी। किसके लिए? नेवी के लिए और थल सेना के लिए। नेवी के लिए और थल सेना के लिए एंटी टैंक मिसाइल खरीदी जाएगी। ठीक है। इसके अलावा नाग मिसाइल और ब्रह्मोस भी खरीदी जाएगी भाई। ठीक है, नाग मिसाइल और ब्रह्मोस भी खरीदाई जाएगी इसके अंदर। लेकिन ज्यादातर क्या खरीदेंगे? एंटी टैंक मिसाइल। और एंटी टैंक मिसाइल में ब्रह्मोस भी आती है, ठीक है, नाग मिसाइल भी आती है, ठीक है, सामने वाले टैंक को ध्वस्त करने के लिए। तो 4276 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। जल्दी से लाइक कर दो बेटा अगर सेशन पसंद आ रहा है तो। सभी बच्चे आगे की तरफ चलते हैं। और एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम भी खरीदा जा रहा है जिसका नाम है हेलेना। हेलेना एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम है भाई। एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम हेलेना क्या है? एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम है हेलेना। और इसके अंदर नाग और ब्रह्मोस मिसाइल लगती है। तो ये खरीदा जाएगा। स्वदेशी है, इंडियन मेड है। हाल ने इसको बनाया है कितने में? 4276 करोड़ रुपए में। आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से आरबीआई के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है? आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया गया है। देखो वर्तमान में आरबीआई में अगर हम देखें, एक तो होता है गवर्नर और 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर। ठीक है, 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर। तो वही पूछा गया। अभी अभी एक ऐसा डिप्टी गवर्नर है जिसका कार्यकाल हमारी सरकार ने 1 साल बढ़ा दिया है। बढ़ाता कौन है? जो अपॉइंटमेंट कमेटी होती है। ठीक है, भारत सरकार की जितनी भी बड़ी बड़ी पोस्ट है उनके लिए अपॉइंटमेंट कमेटी होती है। ठीक है, निर्वाचन कमेटी होती है, वो उन लोगों को बिठाती है और वही फैसला लेती है कि इसको हटाया जाए, इसका कार्यकाल बढ़ाया जाए। तो माइकल देवव्रत पात्रा, माइकल एमडी पात्रा, एमडी पात्रा The tenure of which of the following deputy governor of RBI has been extended for 1 year? उसका नाम है माइकल देव पात्रा, जिसे एमडी पात्रा भी कहा जाता है। और आपके सामने ये जो मैंने चारों के चारों ऑप्शन लिखे हैं, इसमें चारे के चारों डिप्टी गवर्नर कवर हो चुके हैं। ठीक है, हमारे गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास हमारे गवर्नर है बेटा। और ये जो मैंने ऑप्शन लिखे हैं ये चारों के चारों वर्तमान में हमारे डिप्टी गवर्नर है। तो हमारे डिप्टी गवर्नर वर्तमान में कौन कौन है भाई? जल्दी से देखो। एम के जैन, एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर और एम डी पात्रा, चारों के चारों वर्तमान में डिप्टी गवर्नर है भाई। चारों के चारों 4 डिप्टी गवर्नर। आरबीआई के चारों डिप्टी गवर्नर आपके सामने हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? माइकल देव पात्रा का 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया है। ठीक है बच्चों, आगे की तरफ चलते हैं। डिप्टी गवर्नर कौन है? माइकल देव पात्रा। भारत में मेटा कंपनी, मेटा बहुत बड़ी कंपनी है मेटा कंपनी। ठीक है, मेटा हो गई, गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। ठीक है, देखो भारत में मेटा कंपनी ग्लोबल बिजनेस ग्रुप का नया निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? अभी अभी मेटा कंपनी ने इंडिया के अंदर
ये जो ग्रुप है ग्लोबल बिजनेस ग्रुप, इसका नया नया डायरेक्टर अपॉइंट किया है। किसे अपॉइंट किया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द मेटा कंपनी ग्लोबल बिजनेस ग्रुप इन इंडिया। भारत के अंदर वो कौन है? विकास पुरोहित को नियुक्त किया गया है। किसको? विकास पुरोहित को नियुक्त किया गया है। विकास पुरोहित। अब देखो आप ध्यान से, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, मैसेंजर, ये कंपनियां हैं, लेकिन उन कंपनियों का मालिक कौन है? मेटा। मेटा कंपनी का इजाद बाद में हुआ है। इससे पहले इस कंपनी का क्या नाम था? फेसबुक आईएनसी। मेटा कंपनी का पहले नाम था फेसबुक आईएनसी। मेटा कंपनी का पुराना नाम क्या है भाई? फेसबुक आईएनसी। और मेटा कंपनी की स्थापना कब की गई है? 2004 में। मेटा कंपनी की स्थापना 2004 में की गई है। पहले इसको facebook.inc के नाम से जानते थे, इसका नाम बदलकर मेटा किया गया। मेटा की स्थापना 2004 में। और मेटा का हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? मेटा का हेडक्वार्टर कहाँ है? मेटा का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। मेटा का हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया, यूएसए में। और मेटा के जो वर्तमान के सीईओ और चेयरमैन है वो कौन है? मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग। तो मेटा गूगल की तरह एक कंपनी है और इसकी बहुत सारी सब्सिडरी है जिनके हम आए दिन यूज करते हैं। मेटा के अंदर देखो जो इंपॉर्टेंट है वो क्या क्या आते हैं। मेटा के अंदर आपका फेसबुक आता है। मेटा के अंदर आपका व्हाट्सएप आता है। मेटा के अंदर आपका इंस्टाग्राम आता है। मेटा के अंदर क्या आता है? आपका मैसेंजर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बताया था कि फेसबुक का हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया में। फेसबुक का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में। और फेसबुक के सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग। तो एक कंपनी मार्क जुकरबर्ग की है भाई, ये कंपनी मार्क जुकरबर्ग की है। ये सारी की सारी कंपनियां इसके अंतर्गत आती है। और भी 5, 10, 15 छोटी मोटी कंपनियां, लेकिन जो हमारे मुखमंडल पर हमेशा रहती है, जिनको हम जानते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, ये सारी की सारी कंपनियां मेटा कंपनी की है। ठीक है, सारी की सारी अधीनस्थ या सब्सिडरी कंपनी है। संभालता कौन है? मेटा ग्रुप। और मेटा ग्रुप का मालिक कौन है? यह है मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, पहले इसको फेसबुक आईएनसी के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2004 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मेटा कर दिया गया है। और मेटा का हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया में। तो मेटा का नहीं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, सबका हेडक्वार्टर कहां पर है? कैलिफोर्निया में। और इसके जो सीईओ है, एमडी और सीईओ, जो इसके एमडी और सीईओ है कौन है? मार्क जुकरबर्ग। एमडी एंड सीईओ, एमडी और सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग। तो इन सबके एमडी सीईओ कौन है इंटरनेशनल मार्केट में? मार्क जुकरबर्ग। ठीक है भाई। तो विकास पुरोहित को भारत में मेटा कंपनी का एक ग्लोबल बिजनेस ग्रुप है, ग्लोबल बिजनेस ग्रुप, जो भारत के अंदर इस मेटा को संभालने का काम करता है। उसका नया डायरेक्टर विकास पुरोहित को बनाया गया है। ठीक है बच्चों, आगे की तरफ चलते हैं। हाल ही में विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम जारी कर दी गई है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जनवरी में नहीं आता, फरवरी में आता है। कौन सी डेट को? 28 फरवरी को। 28 फरवरी को 28 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं 28 फरवरी को। और इसकी थीम लॉन्च कर दी गई है। किसने की है? जो वर्तमान में हमारे विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री हैं जितेंद्र सिंह ने। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज रिलीज्ड द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे 2023। नेशनल साइंस डे 2023 मनाया जाता है 28 फरवरी को। किसकी याद में? सर सीवी रमन।
सीवी रमन, सीवी रमन, सीवी रमन की याद में ये दिन मनाते हैं हम। क्यों मनाते हैं? क्योंकि सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी। रमन इफेक्ट क्या होता है? जो लाइट का स्कैटरिंग होता है, लाइट जब आती है तो कैसे कैसे वो बढ़ती है, विभाजित होती है, लाइट की स्कैटरिंग से संबंधित ये सिद्धांत है रमन सिद्धांत। और सीवी रमन के नाम पर इसको जाना जाता है रमन सिद्धांत। और इसके लिए सर सीवी रमन को 1930 में नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। ठीक है, तो सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। और सीवी रमन साहब को 1930 में क्या मिला है? नोबेल प्राइज। किस चीज के लिए? फिजिक्स के लिए। फिजिक्स के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला है, भौतिक विज्ञान में। भौतिक विज्ञान में नोबेल प्राइज पुरस्कार, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला है 1930 में। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, फिजिक्स में मिला है। तो थीम क्या है, अब उस पर बात करते हैं। इस बार की थीम रखी गई है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। क्या रखी गई है भारत में? ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। ये जो आने वाला 28 फरवरी को है हमारा कौन सा दिवस? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। उसकी थीम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 महीने पहले ही लॉन्च कर दी गई है, 1.5 महीने पहले लॉन्च कर दी गई है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, और भारतीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 28 फरवरी 2023 को। हमारे जो विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री है वो कौन है? जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है, और करना भी इन्हीं को चाहिए। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाल ही में प्रसिद्ध कवि रहमान राही का निधन हो गया है। एक प्रसिद्ध कवि है रहमान राही, उनका निधन हो गया है हाल ही में। वह किस राज्य से थे? रहमान राही किस राज्य से हैं? रहमान राही आते हैं जम्मू और कश्मीर से। रहमान राही जम्मू और कश्मीर से आते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही फेमस कवि है भारत के। इनका अभी अभी 98 साल की उम्र में, 98 ईयर्स की उम्र में इनका निधन हो गया है। और इनको तीनों के तीनों पुरस्कार मिल चुके हैं। सबसे पहले इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार मिला था भाई? साहित्य अकादमी पुरस्कार 1961 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1961। साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1961 में इन्हें मिला है। ठीक है, कल्चर के क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है ये। लिटरेचर के क्षेत्र में भारत में दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है ये। ठीक है, लिटरेचर के क्षेत्र में भारत में दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसके बाद इनको 2004 में, इनको 2000 में पद्मश्री दिया गया है। 2000 में पद्मश्री। और भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। यह भी इनको मिल चुका है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2007 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो साहित्य के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार, लिटरेचर के सेक्टर में सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको कब मिला है? 2007 में। कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न। ठीक है, सिविल सेवा में। इसके अलावा अगर गैलेंट्री वीरता की बात करें तो सबसे बड़ा परमवीर चक्र। खेल के क्षेत्र में बात करें तो सबसे बड़ा कौन है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। ठीक है, और इसके अलावा साहित्य के क्षेत्र में बात करें तो सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार, इनको 2007 में मिला है। और फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है? दादा साहब फाल्के। तो सेशन से जुड़े रहो, आपको रोज ना रोज कोई ना कोई नई चीज सीखने को मिलेगी और चीजें रिपीट होती जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दो भाई। तो राइट आंसर क्या है? जम्मू कश्मीर के हैं ये। और जम्मू कश्मीर की राजधानी दो है, श्रीनगर और जम्मू। श्रीनगर और जम्मू।
श्रीनगर गर्मी में है 6 महीने तक और जम्मू है सर्दी में। क्योंकि श्रीनगर में बर्फ पड़ती है, सर्दी के अंदर वहां पर काम संभालना मुश्किल हो जाता है, इसलिए गर्मी में वहां रहते हैं और सर्दी का टाइम आ जाता है तो थोड़े नीचे उतर जाते हैं जम्मू में। जम्मू इसकी राजधानी सर्दी में है, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी गर्मी में है श्रीनगर और सर्दी में कौन है? जम्मू। इसके बाद जो इस वक्त आप सभी को पता है जम्मू कश्मीर पहले भारत का राज्य हुआ करता था, धारा 370 भी हटा दी गई है, आर्टिकल 35A भी हटा दिया गया है। अब ये केंद्र शासित प्रदेश है। अगर ये केंद्र शासित प्रदेश है तो यहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं होगा, तो यहाँ का मुख्यमंत्री नहीं है तो फिर यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। आपको क्लास में भी पता है गवर्नर में और लेफ्टिनेंट गवर्नर में क्या अंतर है, ठीक है? पोस्ट एक ही है, काम एक ही है, अंतर क्या है? अगर राज्यों में भेजेंगे तो उसके हम राज्यपाल या गवर्नर कहते हैं, अगर राज्यों में भेजेंगे तो उसे राज्यपाल या गवर्नर कहेंगे, और अगर केंद्र शासित प्रदेशों में यूनियन टेरिटरीज में भेजेंगे उसे हम उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं। केवल और केवल जगह का हेरफेर है, राज्य में गवर्नर, केंद्र शासित प्रदेशों में लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल, ठीक है? तो इस वक्त उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा इस वक्त क्या है? उपराज्यपाल। मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है। तेलंगाना की राजधानी क्या है भाई? हैदराबाद। सिक्किम की राजधानी क्या है? सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। गंगटोक। और पंजाब की क्या है भाई? चंडीगढ़। और पंजाब में क्या मनाया जा रहा है? लोहड़ी। लोहड़ी कब मनाया जाता है? 13 जनवरी को। 14 को क्या मनाया जाता है? मकर संक्रांति, ठीक है? और 15 को थल सेना दिवस या इंडियन आर्मी डे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है? तेलंगाना का चंद्रशेखर राव। चंद्रशेखर राव। अब मैं एक तरफ क्या लिखता हूं? चीफ मिनिस्टर, और एक तरफ राज्यपाल। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं। और गवर्नर कौन है? तमिलसई सौंदरराजन। तमिलसई सौंदरराजन, ठीक है? इनके पास तेलंगाना का कार्यभार भी और पौंडीचेरी का भी कार्यभार इन्हीं के पास है वर्तमान में। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम के है PS गोले। चीफ मिनिस्टर कौन है भाई? PS गोले। और इसके जो गवर्नर है सिक्किम के राज्यपाल वो है गंगा प्रसाद। गंगा प्रसाद इस वक्त क्या है? सिक्किम के राज्यपाल हैं। और पंजाब के हैं भगवंत मान और बनवारी लाल पुरोहित। भगवंत मान। और गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है? तो रहमान राही का संबंध किससे है? जम्मू कश्मीर से। नेक्स्ट देखो, हाल ही में गोबन देश का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? गोबन देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है बेली बाई NZE। बेली बाई NZE को गोबी देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन में आपको 2-3 चीजें देखने को मिलेगी। गोबन देश कहां पड़ता है? पहले तो यही जान लो। अफ्रीका पढ़ाया था आपको? यह अफ्रीका है भाई। अफ्रीका में यहां पे मैंने आपको बताया था गिनी कोस्ट है। यहां पर क्या है? गिनी कोस्ट, गिनी तट। और गिनी तट के बगल में ही एक राज्य, छोटा सा देश है। यहां पर गिनी तट के बगल में छोटा सा देश है अफ्रीका का, जिसका नाम है गोबन। गोबन में अभी काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। और गोबन के जो वर्तमान प्रेसिडेंट है वो कौन है? गोबन के वर्तमान प्रेसिडेंट है अली बोंगो। राष्ट्रपति है ये वर्तमान में। गोबन क्या है? राष्ट्रपति, सॉरी, अली बोंगो क्या है? गोबन के राष्ट्रपति है।
तो इन्होंने कुछ फेरबदल किया है। पहले ये जो आपको औरत दिखाई दे रही है, क्रिस्टाइन ओसाको रेप्सोंडा, क्रिस्टाइन ओसाको रेप्सोंडा, ये पहले प्राइम मिनिस्टर थी। तो अली बोंगो ने क्या किया, इसको प्राइम मिनिस्टर के पद से हटाकर इसको उपराष्ट्रपति बना दिया गया है। अब ये क्या बन गई है, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। ये पहली महिला उपराष्ट्रपति थी, ये गोबन की पहली महिला राष्ट्रपति, सॉरी प्रधानमंत्री, पहली महिला प्रधानमंत्री। तो देखना ध्यान से, गोबन के जो राष्ट्रपति हैं अली बोंगो ने क्या किया, ये जो क्रिस्टाइन ओसाको रेप्सोंडा है, ये पहले प्रधानमंत्री थी, पहली महिला प्रधानमंत्री। अब इसको क्या बना दिया गया है, उपराष्ट्रपति। तो प्रधानमंत्री की जगह खाली हो गई, तो नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है, नया प्रधानमंत्री बनाया गया है बेली बाई एनजेडई को। बेली बाई एनजेडई को क्या बनाया गया है, नया प्रधानमंत्री। तो 3 क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखना। गोबन अफ्रीका का कंट्री है, गिनी कोस्ट के बगल में पड़ता है, ठीक है। गोबन के राष्ट्रपति कौन है, अली बोंगो। अली बोंगो ने क्या किया है, ये महिला क्रिस्टाइन ओसाको रेप्सोंडा, ये पहले गोबन की प्रधानमंत्री थी और पहली महिला प्रधानमंत्री थी, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी। इसको प्रधानमंत्री से हटाकर क्या बना दिया गया है, उपराष्ट्रपति। अब ये उपराष्ट्रपति बन गई है, तो प्रधानमंत्री की पोस्ट खाली हो गई। प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है, अब बेली बाई एनजेडई को। अच्छा, गोबन देश की राजधानी क्या है, लिब्रेवाइल, ठीक है, लिब्रेवाइल राजधानी। देखो भाई, गोबन देश की राजधानी है लिब्रेवाइल। लिब्रेवाइल राजधानी है गोबन देश की, छोटा सा देश है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। तो राष्ट्रपति बदला है, उपराष्ट्रपति बदला है, प्रधानमंत्री बदला है, ठीक है। राष्ट्रपति ने इसको उपराष्ट्रपति बना दिया और नया प्रधानमंत्री बेली बाई एनजेडी को बना दिया गया। तो इंपॉर्टेंट है, राजधानी और करेंसी आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है और प्रधानमंत्री कौन है, ये आपको पता है। और इसकी जो करेंसी का नाम है वो है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक मुद्रा, सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। काफी बड़ी मुद्रा है, केवल CFA फ्रैंक याद रख लेना, काम हो जाएगा, CFA फ्रैंक। तो बच्चे आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। आज है 14 तारीख, मकर संक्रांति आज स्टार्ट हो जाएगी 8:11 से। अच्छा, कंफ्यूजन है कि मकर संक्रांति कब है, 14 जनवरी को या 15 जनवरी को। तो देखो भाई, आज है 14 जनवरी और आज क्या होगा, 8:21, रात में 8:21 से मकर संक्रांति स्टार्ट हो जाएगी, 15 तक जाएगी ये। तो अपने आप 2 दिन की मकर संक्रांति होगी। तो ठीक है बच्चे, पतंग उड़ाना, लेकिन एक बात ध्यान रखना, पशु पक्षियों का बिल्कुल ध्यान रखना, उनको नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि मंजे से उनके पर कतर दिए जाते हैं, कट जाते हैं, छिन जाते हैं, ठीक है। कल जब मैं बाल कटाने गया था तो एक आदमी आया था, उसका गला कटा हुआ था, किसके, मंजे की वजह से। उसकी गलती नहीं थी, बाइक पे जा रहा था, खून बह रहा था गले से, ठीक है। मंजा आया और काट के चला गया, ठीक है। तो ऐसी गलतियां हो जाती है, तो समझदार बनिए थोड़ा। पतंग उड़ाना खाली आसमान में, ठीक है। और पतंग उड़ाते वक्त अपने ग्रामीण क्षेत्रों में एक चीज और होती है, इंसान गिरता है, ठीक है। पतंग उड़ाते उड़ाते पीछे जाते जाते धड़ाम से पीछे, मैं भी गिरा हूं, सभी लोग गिरते हैं, उसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, जल्दी से लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं कल इसी समय इसी वक्त 7:15 पे, तब तक के लिए गुड बाय।